दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल और उदारपंथी या नरमपंथी यानी नरम दल से अलग कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हुए थे। कब? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी। तो ये जून 1948 तक। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से की थी। तो सिंगापुर में। और एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ की गई। तो लाहौर में की गई थी। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए भारत भेजा गया था। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। कब? तो याद रखिएगा दोस्तों, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है बारदोली में कर न देने का अभियान का नेतृत्व किससे संबंधित है। तो ये सरदार पटेल से। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, किस लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए ये 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। तो ये महान क्रांतिकारी और उग्रपंथी विचारधारा के नेता विपिन चंद्र पाल का कथन है। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था। तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था। अगला है अछूतों और निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो ये पूना समझौता या पूना पैक्ट था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कब किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा। तो सही उत्तर है 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर गांधी जी ने 21 दिनों तक उपवास रखा था। एक और प्रश्न है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास बंदी बनाए गए थे और जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ये नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा है। अगला है वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। एक और प्रश्न है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
तो ये रोलट एक्ट था। रोलट एक्ट 1919 का था और इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? तो 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन सा मुस्लिम आंदोलन शुरू किया गया? तो ये अहमदिया आंदोलन चलाया गया था, जिसके शुरुआत करता मिर्जा गुलाम अहमद थे। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा ये पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा उनके संपूर्ण भूभाग के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। जो किसान नहीं करना चाहते थे उनसे जबरदस्ती इस पर हस्ताक्षर करवाए गए थे इस प्रथा पर, और यही तिनकठिया पद्धति का जो है अर्थ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था और ये सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था। उनका कहना था कि मैंने जो ये आंदोलन था इसको अहिंसात्मक होने से बचाने के लिए आंदोलन वापस लिया है और भारतीय जनता अभी अहिंसा की राह पर चलने के लिए तैयार नहीं है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली लागू करना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक लक्ष्य था। एक और प्रश्न है, आप देखिए, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम से CR फार्मूला यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी का इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो सही उत्तर है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। एक और प्रश्न है, नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती ने किया था? तो गैडिनेल्यू द्वारा, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, सिगफोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? तो 1830 में सिगफोस आंदोलन असम में हुआ था, गैर असामियों को असम से बाहर निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? तो पंजाब के एक समाजसेवी थे दयाल सिंह मजीठिया, इन्होंने ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन किया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो अनुशीलन समिति महाराष्ट्र की थी उसी के तर्ज पर उसकी एक शाखा के रूप में पुलिन दास द्वारा 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनको खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई? तो कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी रानी विक्टोरिया की। अगला प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशन होता था कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन और मैडम कामा द्वारा प्रकाशित पत्र वंदे मातरम पेरिस से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और एक प्रश्न है कि फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। अगला प्रश्न है यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ जिसे 1869 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बंगाल टीनेंसी एक्ट जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाज जीव अन्य अधिकार दिए गए थे। ये कब लागू हुआ था? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। कब? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग था अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग सितंबर 1916 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट यानी अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका नाम है रोलट एक्ट। अगला प्रश्न है ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह जिसे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना, ये किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? तो याद रखिएगा ये सभी खिलाफत आंदोलन के कारण थे। एक और प्रश्न है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932, देखिए नवंबर दिसंबर 1932 में आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी और अन्य लोग आर्थिक दोहन या इकोनॉमिक ड्रेन के नाम से जानते हैं। इस संबंध में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसकी कृति है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है। अगला प्रश्न देखते हैं जनता के बेहतर जीवन और काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सही उत्तर इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन और भारत में यंग इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन जो पत्र था इसका प्रकाशन गुजराती में किया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे, डेरेजियो, श्री नारायण गुरु और नवाब अब्दुल लतीफ। तो सही उत्तर है कि देखिए, महादेव गोविंद रानाडे का संबंध इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से था। हेनरी विवियन डेरेजियो का संबंध यंग बंगाल आंदोलन से था। नारायण गुरु का संबंध श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से था और अब्दुल लतीफ का संबंध मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी से था। अगला प्रश्न है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया गया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए थे? तो सही उत्तर लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 में। अगला प्रश्न है कि आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला था। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो उत्तर है आगा खां। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। उनका आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा स्वागत किया गया। वे भारत कब पहुंचे थे? तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी। उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। अगला है ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकाल ले। मजदूर संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया था? तो ये था पब्लिक सेफ्टी बिल। याद रखिएगा, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर करने, मजदूर संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून बनाया था। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार में हुआ था। अगला है 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटुक का। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हुए थे? तो सही उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907 में और इसकी अध्यक्षता RB घोष यानी रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने। यहाँ पर RB बोस और RB घोष अलग अलग हैं। रास बिहारी घोष जो हैं उदारवादी थे जबकि रास बिहारी बोस ये क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
और 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, बख्त खान ने, बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया, लेकिन सैनिक नेतृत्व जनरल बख्त खान ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा एक और अंग्रेज विलियम बेडरवर्न थे। इन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा था। एक और प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर उसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। ये उग्र मानवतावादी विचारक माने जाते हैं। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना और साम्यवादी क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज यानी देखिए, भारत सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था और कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला है, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर थे। ये किसका कथन है? तो ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने महात्मा गांधी को अहिंसात्मक क्रांति का 100वें पैगंबर कहा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो D.K. कर्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। और औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? तो भारत के शुरुआती दौर के अर्थशास्त्री रोमेश चंद्र दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वो एक इंजीनियर भी थे। तो ये थे M विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक भी लिखी है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने।
और 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने विचार व्यक्त किया कि 1857 का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। ये एस.एन. सेन का विचार है 1857 की क्रांति के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। और मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आवाज़ कब उठाई थी? तो 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिमों ने अलग पाकिस्तान राज्य के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है, जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हकीम अजमल खां थे। और देखिए, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाने की है, ये कथन किसका है? तो ये करजन का कथन है। एक और प्रश्न है, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी पैट्रियटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के लिए, जब वो शुरुआती दौर में उदारवादी नीतियों की पक्षधर थे, तो उसे चक्कर लगाने वाली देशभक्ति कहा गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना कहाँ घटी थी? तो ये लाहौर में घटी थी। और देखिए, एक और प्रश्न है, प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय और संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। तो ये कथन किसका है? सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कब किया था? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत थे लोग? अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग निहत थे, इकट्ठा हुए थे। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न हैं उनको रिवाइज करने का हमारा ये प्रयास आपके लिए कितना सार्थक हो रहा है, कितना सफल हो रहा है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम ये जान सकें कि हम जो अध्ययन सामग्री आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके परीक्षाओं में कितना मददगार साबित हो रहा है। ऐसे तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ से भी हो सकता है विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन सामग्री और अध्ययन स्रोत हैं उनको हम आप तक प्रस्तुत करें, ताकि आप सभी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को एक जगह जो है अध्ययन कर सकें और आपको इधर उधर भटकना न पड़े। और
इस चैनल का और इस पूरे मार्गदर्शन परिवार का लक्ष्य यही है, सेवा भाव। और मैंने इसका टैगलाइन भी लिखा है कि आपकी सफलता में सहभागी। तो आपके सफलता में सहभागी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। और यदि मेरे इस प्रयास से किसी एक साथी का, किसी भी एक व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। और मैंने कई बार आपसे बताया है कि मैंने ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया है। और सेवा में रहते हुए भी मेरा ये प्रयास रहता है कि तैयारी के संबंध में मेरे जो अनुभव हैं उनका लाभ आप तक पहुंचाया जाए। तो इस दृष्टि से मैं ये काम करता हूं और आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूं, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो। तो ये था आज का वीडियो। हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा।